अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। सर हम बात शुरू करेंगे डॉक्टर जयशंकर से। उनका ईरान का विजिट है 15 जनवरी को और वहां पे कई बातें उन्होंने जो है वो डिस्कस करनी है, जिसमें चाबहार पोर्ट भी है और इसके अलावा जो है साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान पे भी बात करेंगे। कैसे देखते हैं आप उनके इस विजिट को? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मेरी नजर में डॉक्टर जयशंकर जो है वो काफी बिजी हैं। आपको पता है, अभी रिसेंटली रशिया के दौरे से आए हैं वो। लेकिन इस रीजन के अंदर, जिस तरह मैंने बताया कि जो कैंप हैं वो थोड़े चेंज हो रहे हैं, आगे पीछे हो रही हैं चीजें। अमेरिकन भी जो हैं वो थोड़ा सा अपने मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान को आईएमएफ ने भी आजकल वो किस्त देने वाले हैं। और सुना है, जिस तरह यहाँ पे मैं जिस तरह अमेरिकन मीडिया में देख रहा हूं, कि वो अब थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को चेंज कर रही है। थोड़ा सा वो जो पहले समझते थे कि हमने सारे एग्स जो हैं वो भारत के बास्केट में डाल दिए हैं, और या फिर भारत ने हमें सेटिस्फाई नहीं किया, तो ये यहाँ थोड़ा रीशिफ्ट हो रहा है यहाँ पे आजकल। लेकिन ये शॉर्ट पीरियड के लिए होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं और इलेक्शन के बाद एक चेंज आएगी यहाँ पे। इस वक्त अमेरिका के अंदर जो जमहूरियत है उसमें बड़े काफी सवालात हैं। इसके बाद अगर रिपब्लिकन आते हैं तो फिर बिल्कुल ही चेंज आएगी, पेंटागन स्ट्रांग होगा, फॉरेन पॉलिसी को दोबारा रिविजिट किया जाएगा। तो उसी हवाले से अफगानिस्तान का चाइना की तरफ जो झुकाव है, मेरे ख्याल में एक तो डॉक्टर जयशंकर साहब जो चाबहार के बारे में जो वहां पे गए हैं, और दूसरा इस वक्त ईरान दुनिया के अंदर अपना एक बहुत बहुत ऑलमोस्ट, जिस तरह आपने देखा होगा अगले दिन उन्होंने एक जहाज जो है, वेरी जहाज जो शिप है, उसको भी कैप्चर किया है। और जिस तरीके से उनकी प्रैक्टिस चल रही है, हिजबुल्लाह को कमांड कर रहे हैं, हमास को देख रहे हैं, हूती यमन में देख रहे हैं, तो ईरान बहुत स्ट्रांग है। पिछले दिनों में जब से अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी की वजह से ईरान, ना सिर्फ उनका इन्फ्लुएंस इराक में बढ़ा, सीरिया में बढ़ा, लेबनान में बढ़ा, फलस्तीन में बढ़ा, यमन के अंदर, तो ये सारी चीजें मैं समझता हूं कि डॉक्टर जयशंकर साहब का विजिट जो है बड़े सही मौके पर है, जबकि ईरान रेड सी के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और दूसरा, आज की दूसरी जो खबर ये थी कि भारत के एक सेकंड, एक सेकंड। जी जी सर, सर। भारत के इस वक्त नेवल चीफ साहब जो है, वो नेवी के हवाले से मेरे ज़हन में बात आई जब मैं रेड सी की बात कर रहा था। तो वो सऊदी अरेबिया से वो सऊदी अरेबिया के दौरे पर है, और वो उनके साथ बात देखें, लोग इन चीजों को ज्यादा माने नहीं देते, लेकिन जब भारत ने अपने 4 शिप जो है, अपने डिस्ट्रॉयर जो है वो रेड सी में भेजे हैं, तो ये सारी चीजें जो सऊदी अरेबिया के साथ उनकी डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, ये उसी की बदौलत है, क्योंकि भारत ने वहां प्रूव किया कि दे नॉट ओनली कैन प्रोटेक्ट देयर ओन ट्रेड रूट्स, दे कैन प्ले अ वाइटर रोल इन द रीजन। तो ये वो जो 4 शिप वहां भेजे थे, उसका भी जो फायदा है वो सामने नजर आ रहा है इस वक्त अगर देखा जाए। और डॉक्टर जयशंकर साहब, और दूसरा इस वक्त इलेक्शन होने वाले हैं, तो जितनी भी पॉलिटिकल माइलेज वो गेन कर सकते हैं उन्हें करनी चाहिए, और कर रहे हैं वो। दूसरा, वहां पे मंदिर का इफ्तिताह करेंगे मोदी साहब, दिन करीब आते बिल्कुल। आ रहे हैं उस पे। बल्कि सर मैं एक चीज आपको दिखाने के लिए ढूंढ रही थी, सॉरी वो कुछ गलत प्रेस हो गया सॉन्ग। इतने लगा मैं जैद हामिद साहब ने बड़ा जहर उगला है। उन्होंने उन्होंने कि जी वो सऊदी अरब क्यों जो है वो डेलीगेशन गया था हाँ भारत का। मैं आपको एक सेकंड अगर आप देंगे तो मैं जी 1 मिनट के लिए आपको दिखाना चाहूंगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीज तरीन नजस मुशरिकों को बुलाकर मस्जिद नबी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है। सर ये इस किस्म की बातें करते हैं इनसे और सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होगा कि आप मुसलसल आप सऊदी अरेबिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं, आप किस तरीके से ये बातें कर सकते हैं? पहले तो अपने आप पांव पे खड़े हों, अपने आप को ठीक करें अगर सऊदी अरेबिया को क्रिटिसाइज करना है। और दूसरा, मैं ये बताना चाहूंगा कि उनका दौरा जो है वो क्यों है वहां पे।
वो अब भारत के मुसलमानों को फैसिलिटेट करने के लिए वहां पे गई हैं, हज को फैसिलिटेट करने के लिए गई हैं वो। और किस जगह पे ये लिखा है कि एक नॉन मुस्लिम मस्जिद के अंदर नहीं जा सकता? बिल्कुल। मैं उसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा। टर्की के अंदर आपने जो वो चर्च था जो आपने लेकर अब उसको मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, वहां मैं अभी 6 महीने पहले वहां से होके आया हूं, वहां अंदर सारे गोरे खड़े होकर तस्वीरें खींच रहे हैं। ये किसने आपको कहा भाई आप वहां पे जा नहीं सकता मस्जिद के अंदर बंद? और दूसरा आरजू मैं ये बताना चाहूंगा, आप इस वक्त जो 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में जलील हो रहा है, इन्हीं हरकतों की वजह से हो रहा है। आपने अपने आप को एक ऐसे कम्युनिटी बना दिया है जिसके बारे में बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि यू आर नॉट वर्केबल पीपल। आपके साथ बिल्कुल। कोई काम नहीं किया जा सकता। आप हर चीज को पकड़ के मजहब के साथ ले जाते हैं। लेकिन सर और कोई कंट्री नहीं करती, सिर्फ पाकिस्तान से जहालत जाती है। नहीं, उसकी वजह क्योंकि आपको इस्लाम का पता ही नहीं है। और दूसरा एक और मैं बात बताना चाहूंगा कि आपने कसम खा ली है कि हमने मजहब को कारोबार ही रखना है, इसको खुलने नहीं देना, क्योंकि कारोबार ना खराब हो जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा कारोबार है ये। और दूसरा आरजू मैं ये बताना चाहूंगा कि इन लोगों को पता नहीं, मौलवी साहबान को, मैं रिलीजियस अथॉरिटी तो नहीं हूं, लेकिन इस्लाम के अंदर कॉन्सेप्ट है इज्तिमा और इज्तिहाद। उसका मतलब ये होता है कि टाइम के साथ साथ अपने रिलीजन को वुसअत देते जाओ, खोलते जाओ। जब मजहब आया, हमारा मजहब आया था, जो चीजें जब बनाई गई थी, उस वक्त जहाज नहीं थे, उस वक्त ट्रेनें मौजूद नहीं थी, उस वक्त सेल फोन, उस वक्त फैक्स मशीनें, सेल फोन, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था। तो अब का क्या? अब मेरी नजर में तो जिस तरह ये मौलवी साहब फरमा रहे हैं, इनको तो 6वीं सदी में चले जाना चाहिए, नहीं गारों में रहना चाहिए। इनको तो गारों में रहना चाहिए जाके। फिर मेरी नजर में किस्म की इनको ये नहीं, भारत जी स्मृति ईरानी वहां पे गई है, 1,75,000 इंडियन ने जाके वहां पे हज करना है। थोड़ा नंबर है। और दूसरा वो गई है, हरमैन के पास गई है। और दूसरा ठीक है, मेरे ख्याल में तो वो मक्का भी चली जाए तो कोई हज नहीं है, लेकिन मक्का नहीं गई, वो मदीना गई है। मेरी नजर में तो ये बिल्कुल खत्म होना चाहिए। मैंने इसके बारे में मेरे कई जो मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ आर्लू, मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा जो भाई है सिख है, मैं उसको लेकर जाऊं, मैं हरम शरीफ लेकर जाऊं उसको। मेरा दिल कर, मेरे साथ सऊदी अरेबिया कई दफा उसने कहा यार मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, मैं जद्दा रहूंगा, तुम जाके उम्रा कराना। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं अपनी जो क्योंकि मैं उसके साथ हरमंदिर साहब जाता हूं, मैं 2 दफा गोल्डन टेम्पल हरमंदिर साहब जा आया हूं। मेरी ख्वाहिश है मैं उसको भी साथ लेकर जाऊं। और मैंने इसके बारे में पूछा है लोगों से जो 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 कुछ शऊर रखते हैं, उन्होंने कहा ये मजहब नहीं रोक रहा, इंसान रोक रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन सर सऊदी अरब तो खैर चेंज हो रहा है, उन्होंने तो वेलकम किया है जब गई। मैं तो कहता हूँ उनको हरम शरीफ में भी जाना चाहिए था, खाना काबा भी जाना चाहिए था। यार कैसी बातें करते हो? बिल्कुल। अच्छा, उनका ईमान इतना कमजोर है या हमारा मजहब इतना कमजोर है कि किसी के जाने से खराब हो जाएगा? यार कैसी बात है? मैं तो मंदिरों में भी जाता हूँ, गुरुद्वारों में भी जाता, चर्चों में भी जाता हूँ। मैं सिनेगाग, अपने जो मेरे जूइश दोस्त हैं उनके साथ जाता हूँ सिनेगाग्स में। मेरा ईमान इतना कमजोर है कि कहीं जाने से मेरा ईमान खराब हो जाएगा। और दूसरा यही आपका सबसे बड़ा अलमिया ये है आरजू, आपका मजहब जो कुछ भी हो, आपका जो कुछ भी बिलीफ हो, दैट इज योर पर्सनल मैटर। बिल्कुल ऐसे ही उसको मेरे ऊपर इन्फोर्स ना करें। ये जो बार बार आप हर दफा रोजाना कहते हैं कि जी हमारा मजहब सच्चा, ये किसी को नहीं पता कि किसका मजहब सच्चा है। खुदा रहा इससे बचें, रोकें इस चीज से। वैसे मैं जाती तौर पर एक्सट्रीम मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन ने अभी तक दुनिया में कोई भी अच्छा काम नहीं किया सिवाय झगड़े और लड़ाइयों। ऐसा ही है। मगर सर एक चीज और मैं डॉक्टर जयशंकर के विजिट से पूछना चाहूंगी आपसे कि वो जो चाबहार की बात की जा रही है पोर्ट की, तो अगर वो एक बार एक्टिव कर दिया गया तो पाकिस्तान की अहमियत कम नहीं हो जाएगी? जो हम ये सी पैक और क्या कुछ करते रहते हैं कि हमारे यहाँ से गुजर के लोग जाएं। नहीं, वो ग्वादर एक, इसीलिए चाबहार की अहमियत तो अपनी जगह है, ग्वादर की अपनी, लेकिन आपने तो सी पैक बंद कर रखा है। सी पैक तो बंद हो चुका है। आप तो चाइना को कह रहे हैं भाई अपना सीपैक उखाड़ के ले जाओ, अपनी सड़कें ले जाओ। वो बेचारे क्या करें, फंस गए वो तो आपके, तो वो तो परेशान है आपके साथ कि हमने कर क्या लिया पाकिस्तान के साथ। कई दफा उन्होंने आपके वीजे बंद किए हैं, कई दफा उन्होंने एम्बेसी बंद की है। वो बेचारे परेशान। आप मार मार के वो सड़कें बनाने आते हैं, आप उनको अगवा कर लेते हैं, पैसे मांगते हैं उनसे, ताइवान। वो तो परेशान है आपसे। और दूसरा ये है कि आरजू, हकीकत ये है, चाबहार देखें इस वक्त
भारत जो है वो अमेरिका की टक्कर का कंट्री बन रहा है। जिस तरीके से पहले मैं हमेशा कहता था रीजनल पावर, लेकिन वो रीजनल पावर, मैं उसकी मिसाल ये देना चाहूंगा, अमेरिका के 3 उसमें डिस्ट्रॉयर हैं रेड सी में, भारत के 4 है। 7.7% उनकी ग्रोथ है। रोक के यहाँ वॉशिंगटन डीसी में अगलों ने अमेरिका को जो वो घुटनों में दे लिया, जो उनका डायस्पोरा है। यहाँ उनको अमेरिकन नहीं मिल रहा, कोई जो बाइडेन के स्पीच राइटर, स्पीच लिखने वाला, वो भी भारतीय। तो उन्होंने प्रूव किया, लेकिन हाँ ये मैं बताना चाहूँ, उन्होंने प्रूव किया है तालीम के साथ। बिल्कुल, उन्होंने शऊर के साथ अपने आप को प्रूव कराया दुनिया में। उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की है जिस तरह के मौलाना कर रहे थे। और मैं खुद इन चीजों के सख्त खिलाफ हूं। मेरा खुदा, मेरा मजहब, मेरा जाती मसला है, उसको मुझे सर नहीं ये चाहिए। डिफेंस एनालिस्ट हैं, ये डिफेंस एनालिस्ट कोई कहलाते हैं एनालिस्ट पाकिस्तान में। वो नहीं, कोई इनको इनको कौन पूछता। एनालिस्ट कहते हैं? इनको क्या पता डिफेंस के स्पेलिंग क्या होते हैं? छोड़े पाकिस्तान के। मैं दुख होता है, सोचता हूँ हालात के, जब मैं देखता हूँ तो क्या हालात है वहां के। इन्होंने क्या बिल्कुल। डिफेंस करना है तो क्या। और आप कहते हैं डिफेंस एनालिस्ट है, इनके डीएनए में है फाइटिंग करना? आज तक किसी के खिलाफ खड़े हुए हैं ये? सर तो ये डिफेंस सिर्फ किसकी करते हैं? गजवाए हिंद के नारे लगाते हैं, इसके वो अलावा अच्छे कुछ नहीं करते, और कुछ नहीं आरजू, करते ये। गजवा हिंद और जिहाद ये अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कारोबार के लिए। ये मजहब बिल्कुल। कारोबार है इनका। चंदे लेते हैं, तमाशे करते हैं। मैं 1000 दफा आपको, मैंने कौन सा, किस मजहब की ये बात कर रहे हैं? 72 तो फिरके हैं आपके, और 4 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं आपके, हम्बली, शाफी, मालकी। वो 4 तो स्कूल ऑफ थॉट है। किस पे यकीन करोगे भी, कौन सा ठीक है? आपने तो खुद अपने मजहब को पोल्यूट करके तो एक अजीब सा, एक गड़बड़ सा कर दिया, ताकि लोग समझ ही ना सकें है क्या ये। मेरे जैसा बंदा को क्वेश्चन करे, कहते नहीं जी नहीं, ये तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, ये तो कुफर है। यार कैसी बात? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन जाति सर आपकी फील्ड जो है लॉ की, सर वहां से भी सर जजेस हमारे क्यों रिजाइन कर करके भाग रहे हैं? अभी तक 4 जा चुके हैं। उसमें आरजू देखें, सितम जरीफी तो यही है। मैं कहता हूं सबसे पहले काजी फाइज ईसा साहब अगर इस कौम के ऊपर एक मेहरबानी फरमाएं, ये बताएं सब सारी कौम को, ये जज किस तरह बने थे, इनको किसने बनवाया था जज। ये आपकी जो रूलिंग एलीट है अपने लोगों को प्लांट करती है, प्लांट करती है। और यही आज दुख है। देखिए नकवी साहब के ऊपर भी उन्होंने रिजाइन दिया ताकि 18 लाख एक सुप्रीम कोर्ट के जज की पेंशन होती है, नौकर चाकर अलग मिलते हैं, परमानेंट गाड़ी भी साथ ले जा सकता है अपनी सुप्रीम कोर्ट का जज, और दूसरा सारी जिंदगी के लिए बिजली फ्री है। तो वो फिर अब देखे ना, इसको कहते पतली गली से निकल जाना। पहले माल बनाया, जब किसी ने पूछने लगा तो रिजाइन देके पतली गली से निकल गया, और अपनी लॉ फर्म बनाएंगे भाई, बहुत बड़ी। तो बात खत्म हो गई डिजाइन करने से, कोई नहीं लेकिन पूछने वाला। ये होगा इसी तरह। देखिए मैंने कल इस पे पता किया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके इजाजुल जो जस्टिस इजाज है, उन्होंने रिजाइन क्यों दिया है? रिजाइन इसलिए दिया है कि उनके खिलाफ 2 रेफरेंस तैयार हो चुके थे। उनकी फाइलें पहले मौजूद हैं कि उनकी आमदन से ज्यादा असासे हैं उनके। दूसरा, उनकी जो आपके वहां पे जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 के ऊपर बिल्डिंग है, जिसमें पाकिस्तान के हर करप्ट आदमी का फ्लैट है उसके अंदर, उसके ये वकील थे। और फिर सबसे बड़ी सितम जरीफी ये है कि वो जब सीडीए ने केस किया तो उसकी केस को सुनने के लिए उस बेंच के अंदर ये मौजूद थे। हालांकि सीडीए के जो वकील है प्राचा साहब, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया था कि ये तो भाई उसका वकील रहा है, आप जज बन के केस किस तरह सुन सकता है? उन्होंने आगे से हंस के किसी ने कुछ नहीं किया था, बिल्कुल। बैठे रहे उस बेंच के ऊपर। और दूसरा, आरजू मेरी नजर में ये इन सब के सब, सबसे पहले तो काजी फायज ईसा साहब अगर मेहरबानी फरमाए, नेकी करें पाकिस्तान पे, इन सब के नाम ईसीएल में डालें, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे, ताकि ये टोरंटो ना भाग सके। मुझे लग रहा है टोरंटो बड़ी जल्दी उन्होंने पहुंच जाना है, मैंने यहां मिलना है इनसे। दूसरा इनके ऊपर चाहिए यह कि इनके बच्चों की नेशनैलिटियां, इनके फॉरेन अकाउंट्स कौम को बताएं सब। ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजों के, हर हाई कोर्ट के जज जो हैं, उनके बच्चों की नेशनैलिटियां, उनकी बीवियों की नेशनैलिटियां, उनके फॉरेन दौरे, ये सारे पब्लिक करें और बताएं कि ये किसकी सिफारिश पर भर्ती हुए थे, किसने इनको अपॉइंट किया था। वो जो अभी रिसेंटली बगैर मेरिट के लोग कई आए हैं जो एलिवेट किए थे सिंध हाई कोर्ट से, उनके नाम भी बताएं कि इनके पीछे कौन कौन भाग रहा था। लेकिन ये किया तो तभी जा सकता है जो खुद कोई नेक दामन होगा, कोई पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला होगा। इस वक्त तो सारा सर लोग बड़े हैरान हो रहे हैं कि केयरटेकर गवर्नमेंट के होते हुए भी आईएमएफ का लोन जो है इनको मिल गया है, तो उसमें यकीनन आर्मी चीफ का रोल रहा होगा जो इतने दिन अमेरिका बैठे रहे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपने सही उसका तजिया किया है। बिल्कुल आर्मी चीफ साहब गए हैं, सारी डीलें तो यहाँ करके गए हैं वो। और दूसरा मैंने आपको बताया कि इस वक्त आप चाइना का कैंप छोड़ चुके हैं।
आप वो जो भारत के साथ थोड़ा सा सर्दबोरी हुई है रिलेशनशिप की, अमेरिका इंडिया, आप उसका फायदा उठा रहे हैं, आप उसको कैश कर रहे हैं, और यही उसकी वजह है। और दूसरा, मैंने आपको बताया था मेरी जिंदगी का मकसद है, मैं यहाँ पे अमेरिका में IMF के ऊपर केस करना चाहूंगा एज एन अमेरिकन, कि आपको पता था कि ये करप्ट कॉम है और आप मेरा एज एन अमेरिकन मेरा खून पसीना इनको देते रहे आप, और ये टोरंटो और लंदन में प्रॉपर्टियां बनाते रहे। मैं इन पे केस करना चाह रहा हूं यहाँ पे वॉशिंगटन DC के अंदर, कि आपको पता है कि दुनिया की ये करप्ट ये कौमें हैं, आप इनको जाके पैसे देते, हमारे पैसे अमेरिकन के, और जाके आप इनको फ्रॉड में आप शामिल होते हैं, आप सारे इस कारोबार में शामिल हैं, बाकी IMF शामिल है इसके अंदर। अब देखें, वो जो पैसे तो नहीं पहुंचेंगे। मैं कल भी कह रहा था किसी को कि जो ही IMF की मीटिंग किस्त की बात आती है तो इस वक्त लंदन, दुबई और टोरंटो की प्रॉपर्टियों में हिलजुल शुरू हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, वो तो पहले भी कभी नहीं गए। और अफसोस की बात यह है कि हर रिट कर देता कोई ना कोई वकील उठ के कहेंगे जी हम कंसर्न्ड सिटीजन हैं। लफ्ज ये एक मुहब्बे वतन शहरी है, इसने रिट कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। कभी किसी शहरी ने ये रिट नहीं की कि IMF का जवाब दें, वो जो पैसे लिए वो किधर गए, उसका कोई पूछता नहीं। सितम जरीफी देखें आप। लेकिन आरजू देखें, आगे यहां से आगे जाने के लिए, बल्कि मुझे तो दुख हुआ अगले दिन, मैंने आपकी हुसैना वाजद ने जो अगले दिन स्पीच दी है अपने इलेक्शन के बाद, उन्होंने भी वहां पे स्मार्ट कंट्री, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट नेशन का जिक्र किया है। उन्होंने उसमें बात की है, उन्होंने कहा है कि हम अगली जनरेशन को स्किल्स, कंप्यूटर पढ़ा के आगे तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन मेरे मुल्क के हर बंदा ही गूंगा है, उनके मुंह से मैंने कोई दो लफ्ज नहीं कभी सुने कि अगली जनरेशन कहां जाएंगे। वो समझते हैं, दर हकीकत मेरे ख्याल में आपकी रूलिंग एलीट ये चाहती है कि ये यहां से भाग कर जाएं, दुनिया में जलील हो, पैसे भेजें ताकि हमारा कारोबार लंदन और टोरंटो में चल सके। ऐसा ही लगता है, यही हुआ है। बिल्कुल। लेकिन सर ये भी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि राम मंदिर का इनॉग्रेशन है 22 को, तो पहले तो कांग्रेस पार्टी ने कहा था, सोनिया गांधी ने, कि हम शिरकत करेंगे। अब वो कह रहे हैं हम शिरकत नहीं करेंगे क्योंकि ये बीजेपी और RSS का इवेंट है। आपको नहीं लगता कि ये कुछ गलत बात हो रही है वहां पर? देखिए, कांग्रेस जो है मेरे ख्याल में अगर देखा जाए, एक तो मोदी साहब ने परफॉर्म ठीक किया है। मैं ये बताना चाहूंगा कि बीजेपी या मोदी साहब की कामयाबी का सीक्रेट क्या है। सीक्रेट ये है कि एक तो उन्होंने परफॉर्म ठीक किया है, और मैनेजमेंट अच्छी की है, उन्होंने टीम बिल्डर है, टीम अच्छी मिल गई है उनको। दूसरी उनकी लक ये है कि उनको अपोजिशन बड़ी बेवकूफ मिली। कांग्रेस जो है वो बिल्कुल उनके पास वो जिसको कांग्रेस में वो मैं देखता हूं उसका नाम रखा गया पप्पू, वो जो राहुल गांधी है उसको पप्पू जी कहते हैं, वो बिल्कुल पप्पू की तरह बिहेव करता है। देखें, कई दफा इन्होंने दूसरी पार्टियों को साथ लेके तो एक बनाने के कोलिजन बनाने की कोशिश की, कामयाब नहीं होते उसमें। और दूसरा, मेरे ख्याल में तो इनको चाहिए था यूनिटी दिखाते, उसको जाते सारे उसको सेलिब्रेट करते, उसको मंदिर में जाते, क्योंकि देखिए मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज हिंदू, देयर इज द बिगेस्ट रिलीजन। तो मेरे ख्याल में तो जाना चाहिए था, उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए था उसमें, कांग्रेस को और दूसरे लोगों को भी जाके पार्टिसिपेट करना चाहिए था। लेकिन ये फिर उनकी मर्जी है, पहले भी इसी तरह की हरकतें वो करते हैं, तभी वो सपोर्ट नहीं है लोगों उनके साथ। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो भारत की सबसे बड़ी लक ये है कि एक पार्टी के पास एक क्लियर मेजॉरिटी है और वो चीजें डिलीवर कर पा रहे हैं। जहां भी कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं, जिस तरह पहले कांग्रेस की गवर्नमेंटें आती रही हैं, जाती रही हैं, कोलिजन गवर्नमेंट होती रही हैं, वो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाते थे। जिस तरह आजकल अमेरिका के अंदर है कि कांग्रेस जो है उसमें रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट है, वो कुछ भी डिलीवर कर नहीं पा रहे। ये बदनसीबी होती है कौमों की और फेल्योर होती है जमहूरियत की, डेमोक्रेसी की। लेकिन इस वक्त मैं जो भारत की तरक्की का सीक्रेट में ये भी है कि बीजेपी इज स्ट्रांग और बीजेपी हैज अ वास्ट मेजॉरिटी इन इट, सो दे कैन डिलीवर थिंग्स। लेकिन सर कई लोगों का इंडिया से ये भी कहना है, भारत से, कि वो अगर पाकिस्तान में कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, भारत की गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ। नहीं, पाकिस्तान के साथ देखें इलेक्शन के बाद मेरे ख्याल में जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि तकरीबन 1 साल लगेगा। 1 साल के बाद दोनों कंट्रीज जो हैं वो किसी ना किसी पॉइंट पर कुछ डायलॉग शुरू करेंगे। मैं दिस इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशंस आर, दिस इज व्हाट माय इस तरह मैं खैर एक तो मैं देखें वो कहते हैं जो आप सोचना चाहते हैं आपकी सोचें भी उसी तरफ चाहती है। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के साथ रिलेशनशिप बेहतर हो, ट्रेड करें, क्योंकि इस वक्त तरक्की सिर्फ ट्रेड के साथ ही हो सकती है। और मैं जहां तक जो माइंड सेट है नवाज शरीफ साहब का और जो माइंड सेट है आसम मुनीर साहब का, उसमें से मुझे नजर आता है कि दे आर इंटरेस्टेड इन। और दूसरी साइड पे
थोड़ा इनको स्टेप अप होना पड़ेगा। दूसरी साइड पे एतमाद जो है वो कम है, इनको स्टेप्स लेने होंगे, सॉलिड स्टेप्स लेने होंगे इस तरफ कि उनको सेटिस्फाई किया जा सके। और दूसरी तरफ मैंने देखा है कि एक ग्रुप है, एक तबका है वहां पावर में जो चाहता है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप जो है किसी न किसी तरीके से वो अच्छे बेहतर किए जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।